हाँ भाई प्लीज शांत। लास्ट क्लास में जाते जाते हमने जो चर्चा करी थी वो ये थी स्टेट ऑफ बीओपी। बीओपी की 3 स्टेट्स हैं। सरप्लस जब रिसिट्स ज़्यादा हैं और पेमेंट कम है। डेफिसिट जब आउटफ्लो ज़्यादा हो यानी कि पेमेंट ज़्यादा हो, रिसिट्स कम हो। और बैलेंस सबको पता ही है, जितना कमाया उतना ही पे करा, इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो। ठीक है जी, डन। ये ध्यान रखना। आज जो हम लोग शुरू करेंगे, हेडिंग लेंगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी बातें नहीं। कंपोनेंट ऑफ बीओपी, ठीक है। अच्छा, इसको अकाउंट्स ऑफ बीओपी भी मैं बोल सकता हूँ। अकाउंट्स ऑफ बीओपी। जब इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो बीओपी की जो अकाउंट्स है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर जो कंपोनेंट्स अवेलेबल है हमारे को वो जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंडिया वाले विदेशों से गुड्स को मंगाते भी हैं और इंडियन गुड्स जैसे टेक्सटाइल बाहर सेल भी करते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स को किस नाम से बुलाया जाता है यहाँ पर? विजिबल आइटम्स। किसके नाम से बुलाया जाता है भाई? क्योंकि इनको देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों के पास ये जो व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, स्नैपचैट चल रहा है, लिंक्डइन चल रहा है। लिंक्डइन तो चलो अपने इंडिया का, ये जो बाकी सारे हैं ये कहाँ के? अमेरिका। तो एक प्रकार के आप क्या यूज कर रहे हो? उनकी सर्विस यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? सर्विस यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनविजिबल आइटम। क्या बोलेंगे? इनविजिबल आइटम। थर्ड नंबर पे आएगा भाई यूनिलैटरल ट्रांसफर। क्या आएगा? यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट। क्या होता है? वन साइडेड पेमेंट या वन साइडेड ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए अमेरिका ने इंडिया को कोई गिफ्ट दिया, वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। इंडिया में रहने वाले पेरेंट्स ने अपने बेटे को या बेटी को जो अब्रॉड में रह रहा है या पढ़ाई कर रहा है उसको पैसे भेजे, ठीक है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। डोनेशन दी किसी ने, क्या दी? डोनेशन। जैसे आपको पता होना चाहिए जो मार्क जुकरबर्ग है, यानी कि जो फेसबुक का फाउंडर है या व्हाट्सएप जिसका ओनर है, जो तो क्या कहते हैं, उसने अभी कोविड के दौरान इंडिया को डोनेशन दी थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो डोनेशन आई वो क्या कहलाएगी? यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये 3 आते हैं किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर। अभी डिटेल में और लेके चलूंगा। जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है कैपिटल ट्रांजैक्शंस। क्या आती है? कैपिटल
ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो होती है जो इंपैक्ट डालती है किसको, एसेट्स और किसको इंपैक्ट डालती है भाई, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो जरा नोटिस करें, अगर आपसे कोई पूछे कि कंपोनेंट ऑफ बीओपी कितने हैं तो 4 कंपोनेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांजैक्शंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसको अकाउंट में पूछ ले कि बीओपी के कितने अकाउंट है तो कितने अकाउंट है, 2, एक का नाम है करंट और एक का नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, डन। इतना ड्राफ्ट नोट करो, फिर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी करंट अकाउंट। डन, कर लिया नोट, ये कर लिया, ठीक है। हमारे पास सब हेडिंग है, करंट अकाउंट। ठीक है, लिखो, मीनिंग लिखो जरा सब जने। करंट अकाउंट means that account, current account means that account which include import export of goods, comma, import export of services, comma, कोमा की जगह एंड लगाओ, कोमा हटाओगे ना, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो आपने लिखा करंट अकाउंट में किसका लेन देन, गुड्स का, सर्विसेज का और किसका, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस का। किसका भाई, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, गुड्स, सर्विस या वन साइडेड लेन देन, ये सालों में कई बार एक होता है या बड़ा फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। गुड्स कभी कभार आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर एक सेकंड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। क्लास को शुरू हुए 15 मिनट हुए ना सर, 15 मिनट में भी कई हजार करोड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया का हो चुका होगा इस वक्त तक, क्योंकि सिर्फ एक देश के साथ होना है। चाइना है, अमेरिका है, कनाडा है, पाकिस्तान है, यूरोप की कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, इतने सारे देशों के साथ हम सामान परचेज भी करते हैं और इतने सारे देशों को हम सामान सेल भी करते हैं। सर्विसेज का भी ऐसे ही है। तो कहने का पॉइंट है, जो पेपर में आया हुआ वो यहाँ पे पॉइंट बनता है कि जो करंट अकाउंट है ना, वो अपने अंदर जो कंसीडर करता है, या कह लो करंट अकाउंट, इट इज recurring in nature, it is recurring in nature। याद है बच्चों, रिकरिंग का मतलब क्या था, जिसका नेचर कैसा हो, रिपीटेड नेचर हो। कैसा नेचर हो, रिपीटेड नेचर हो।
तो जो करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन है ना, वो सालों में एक बार नहीं, बहुत रिपीट ट्रांजैक्शंस है। आज कल 1 घंटे बाद फिर से कुछ गुड्स पालेंगी, फिर 1 घंटे बाद सर्विस बेचनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, जो करंट अकाउंट होता है वो किस नेचर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है कि करंट अकाउंट का नेचर क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, तो ये 3 जो हमने लिखे थे ना, ये कॉपी कर लो। मैं दोबारा लिख देता हूँ, शिफ्ट नहीं करना। हाँ जी, करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट थे, पहला कंपोनेंट क्या था भाई, बोलना जरा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसको आप लोग वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हो। वन साइडेड पेमेंट, ठीक है। अब जरा एक बात का ध्यान से पॉइंट को कवर करने, इस बात को जनरली बुक्स के अंदर और सब बुक्स के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन ना एक चीज बताओ, अगर मैंने अमेरिका को या अमेरिका में किसी रहने वाले बंदे को पैसा दिया उधार या लिया, दोनों में से कुछ भी मान, तो मुझे ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मेरे पैसे उधार देकर ब्याज मिलेगा, मंथ के मंथ ब्याज आ रहा है, क्या आ रहा है, मंथ के मंथ आ रहा है। तो सालों में कभी एक बार आ रहा है ब्याज, रेगुलर आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। अगर मैंने पैसा उधार लिया होता तो मंथ के मंथ में ब्याज देता, मंथ के मंथ में ब्याज देता। इसी तरीके से रेंट, मान लो मेरी प्रॉपर्टी है अमेरिका में कोई, जिसको मैंने ना चार्ल्स या जॉन नाम का कोई बंदा है, उसको रेंट पे दे दी वो प्रॉपर्टी, किस पे दे दी, रेंट पे, दीपा रेंट पे दे दी वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक चीज बताओ, जो रेंट है वो कभी कभार आएगा या सालों में एक बार आएगा, ओ सॉरी कभी कभार आएगा या हर महीने आएगा, हर महीने आएगा सर। तो मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि मैं 4th पॉइंट भी ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, वो किसी बुक में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा। कई सारे टीचर पढ़ाते समय उसको बोलेंगे कि वो ना इसी के अंदर ऐड हो जाएगा सर्विस के अंदर, अगर वो बोले हाँ भाई ऐड हो रहा है, हाँ मान लेना, ठीक है। लेकिन सेपरेट इसको पढ़ना अब सीबीएसई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग है वो। तो इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। ये 3, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं तो करंट अकाउंट के आपके पास टोटल अब कितने कंपोनेंट हैं, 4। ये 3 आपकी बुक्स में हर जगह हर टीचर अवेलेबल करवाता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है, ये आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों को बोला जाए, सोच समझ के जवाब देना, जरा इस पॉइंट को देखते हैं आप लोग कवर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो लॉजिक के हिसाब से। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो करंट अकाउंट है जो कि किन को शामिल कर रहा है, गुड्स और सर्विस, तो इससे
इकोनॉमी के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इकोनॉमी के, जैसे मान लो इंडिया का बीओपी में पढ़ रहा हूं, तो इंडिया के बीओपी को पढ़ते समय मैंने इंडिया के गुड्स को, इंडिया की सर्विसेज को शामिल करा, तो इससे इंडिया की जो रोजगार है, इंडिया का क्या है एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? लॉजिक लगा पा रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया सबको? मैंने पूछा अगर मैं गुड्स और सर्विस की बात कर रहा हूं तो क्या इंडिया के रोजगार पर, एम्प्लॉयमेंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हरमन, क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ बोलो, अगर आपके दिमाग में कुछ भी पॉइंट है शेयर करो, बोलो। हाँ बोलो ना, जो भी है दिमाग में बोलो। तो जॉब्स बढ़ेगी घटेगी, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। बहुत सिंपल रखते हैं इसको। गुड्स का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा तो बाहर डिमांड होगी, यानी कि मेरी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंपैक्ट होगा। जब मेरी कंट्री का प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा तो मेरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी इंपैक्ट होगा। प्रोडक्शन करेगा कौन? अपने आप तो नहीं हो नहीं जाएगा प्रोडक्शन, अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना। मान लो मेरी कंपनी है चावला टेक्सटाइल, ध्यान समझना, ये भी महीने की बस 5000 शर्ट्स बेचती है वो इंडिया में। अब उसको बाहर से ऑर्डर मिलने लगे, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, तो मुझे प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो करंट अकाउंट है, क्रिएट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड ठीक है, या ऐसा कह लो करंट अकाउंट शोज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना कि जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी का प्रोडक्शन पर और एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट नजर आता है, वो कहीं ना कहीं कहाँ हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा आपको? करंट अकाउंट में। कहाँ हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा? करंट अकाउंट में। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन को नोट करो जरा फटाफट से, ये पॉइंटों को नोट करो, फिर सरप्लस और डेफिसिट को लेके आते हैं। करंट अकाउंट के लिए इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट निकलिए। डन। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट, करंट अकाउंट सरप्लस। तो करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा भाई? करंट अकाउंट सरप्लस क्या होगा? जब बोलो एक्सपोर्ट ज्यादा हो, किसके मुकाबले? इंपोर्ट के मुकाबले। अगर मैं यहाँ से इंडिया का बना हुआ सामान बाहर सेल करूंगा भविष्य, अगर इंडिया का कोई बना हुआ सामान है, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो बुक है ये इंडिया में बनी है, अगर मैं बाहर सेल कर रहा हूँ जिसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो वहां से पेमेंट आएगी, उसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा? रिसिप्ट या पेमेंट? पैसा आ रहा है मेरे पास, किस नाम से बुलाऊंगा? रिसिप्ट्स के नाम से बुलाऊंगा। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, आप इसको क्या लिख सकते हो? जब रिसिप्ट्स ज्यादा हो किसके मुकाबले और इंपोर्ट करोगे तो उसके बदले क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सरप्लस का मतलब पैसा आना ज्यादा हो, इनफ्लो ज्यादा हो और पेमेंट कम हो। करंट अकाउंट
डेफिसिट। करंट अकाउंट कहते हैं डेफिसिट कब होगा? जब सामान मंगवा ज्यादा रहे हो और बेच कम रहे हो, जिसके कारण क्या कहेंगे हम लोग? पेमेंट ज्यादा है किसके मुकाबले? रिसिप्ट्स के मुकाबले। किसके मुकाबले? रिसिप्ट्स के मुकाबले। ठीक है ना? डन। और बैलेंस तो आपको फिर समझ में आ ही गया होगा सबको कि करंट अकाउंट का बैलेंस कब होगा भाई? करंट अकाउंट का बैलेंस होगा जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो? इक्वल। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो? इक्वल, यानी कि पेमेंट और रिसिप्ट। ठीक है, डन। ये चीज है, कर लिया नोट? ये करो तो तसल्ली से नोट करो। कर लिया नोट? ठीक है, अब देखेंगे जरा। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, बातें मत करो। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी कितनी साइड्स? कितनी साइड्स? क्रेडिट और डेबिट। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि क्रेडिट साइड पर क्या आता है। वैसे मेरे को लगा मैं कोई यहाँ पे आपको सिंपल करके देना चाहिए, वरना दिमाग में गड़बड़ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान रखना डेबिट रखा जाएगा और राइट हैंड साइड को क्या रखा जाएगा? क्रेडिट। ठीक है ना? ठीक है, मैंने आप लोगों को बात बताई थी, जब भी पैसे का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? और जब भी पैसे का क्या हो रहा है तो क्या होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि पिछले कई सालों से, 3 सालों से, 2 सालों से ट्रांजैक्शंस दे रहा है और वो पूछ रहा है कि बताओ ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो अब आप लोगों से उसने पूछा कि परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय राम, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय राम। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? पहले तो ये देखो, मशीन जो है वो क्या है? गुड्स है। क्या है? गुड्स है। अच्छा गौरव सर, यहाँ पे ध्यान रखना, एसेट्स जो बात है ना, वो फिक्स एसेट्स आएगा तो करंट और कैपिटल में जाएगा। किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। जो मशीन होती है उसको गुड्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा। अब अगर मैंने बाहर से, राम ने बाहर से गुड्स मंगवाई है, अमेरिका से गुड्स मंगवाई है, तो अमेरिका को पेमेंट दे, पेमेंट यानी कि आउटफ्लो हो रही है, तो कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट साइड। परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। ठीक है, जो भी आप लोगों को लिखे,
5 लाख, ठीक है जी। एक और ट्रांजैक्शन बनाते, एक और ट्रांजैक्शन बनाते। बिल गेट्स डोनेट 5 लाख रुपीस टू इंडिया। पहले तो देखो, बिल गेट्स डोनेट, डोनेट मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर, क्या? और यूनिलेटरल ट्रांसफर कहां पर आएगी? करंट अकाउंट में आएगी। कहां पर आएगी? और पैसा आया है तो कौन सी साइड पर जाएगा? क्रेडिट साइड पर जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, ये मैं एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पेपर में ये इजी हो जाए पहचानना कि इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा क्रेडिट। पहले उसका नेचर पहचान लेना कि कहीं करंट अकाउंट का हिस्सा तो नहीं बन रहा, तो फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट या डेबिट साइड में आ जाएगा वो। और अब इसके बाद आएगा कैपिटल अकाउंट, तो वो भी देखते हैं। चलिए एक और ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। राम परचेज अ लैंड या प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया। राम ने ऑस्ट्रेलिया में एक प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो ये कहां पर आएगी? लेकिन प्रॉपर्टी और फिक्स में कैपिटल में, यहाँ पे तो लिखना भी सही रहेगा, तो अगले अकाउंट में सुनाऊंगा। ये ऐसे लिखो, राम, बातें नहीं, राम पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट भी मैंने किसमें लिखवाया था? इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट लिखवाया था। किसका हिस्सा लिखवाया है मैंने? करंट अकाउंट का हिस्सा लिखवाया हुआ, ठीक है। अब रेंट या इंटरेस्ट आपने पे करा है, क्या करा है? तो पैसा आया या पैसा गया? पैसा गया, तो कहां पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लोन नहीं लिखना, हाँ, ठीक है। टू अमेरिका के किसी बंदे को दिया, तो पैसा गया है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पर आ जाएगा। अगर ऐसे ही मैंने किसी बाहर के व्यक्ति को पैसा देने का, तो उसने मेरे को इंटरेस्ट दिया, या मेरी वहाँ पे अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे से वो रेंट पर रह रहा है, वो किस पे रह रहा है? उस पे रेंट पे रह रहा है, तो रेंट मेरे को रिसीव हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा? रेंट ऑफ बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम अमेरिका। तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कि ये डेबिट और क्रेडिट साइड पर। प्लीज फटाफट से इसको नोट करो, फिर हेडिंग शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट। मशीन करके मशीन आपके ध्यान रखना, मशीन कैसे भी हो, ठीक है, गुड्स माने जाते हैं बीओपी के अंदर। यहाँ पे जब एसेट्स वर्ड आएगा वो जो सिखाऊंगा, तो एसेट्स का मतलब है फिक्स एसेट जो मूव नहीं कर सकते, जो क्या नहीं कर सकते? मूव। मशीन एक मूवेबल एसेट्स है ना, तो बीओपी में उसको गुड्स में माना जाता है। अब अगर हम अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, हम वहाँ पे फिक्स एसेट्स है। ध्यान रखना बच्चों, भी जब सिखाऊंगा तो एसेट्स का यहाँ पे मतलब होगा जो नॉन मूवेबल एसेट्स है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, ये नॉन मूवेबल है, वो आएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर जैसे मशीन है ना, वो मूवेबल है, तो वो गुड्स का हिस्सा बन जाएगी। किसका हिस्सा बन जाएगी? गुड्स का। अब बस सिखा दो, शुरू करते हैं।
देन ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं, सॉरी कैपिटल अकाउंट पढ़ा है ना आप लोगों ने, कैपिटल हाँ जी, कहता है कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होगा जिसमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिससे या तो एसेट्स या लायबिलिटी इंपैक्ट हो जाए कंट्री के रेजिडेंट की। तो मैं इसका ड्राफ्ट बना रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शंस आएंगे यहाँ पर जिससे या तो एसेट्स या फिर लायबिलिटी क्या हो जाए, इंपैक्ट हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए बिल गेट्स से मैंने उधार लिया तो क्या इंपैक्ट हो गई, लायबिलिटीज। आप लोगों ने अमेरिका में वो सुना व्हाइट हाउस, उसके साथ में एक बिल्डिंग मैंने परचेज कर ली, ठीक है। व्हाइट हाउस तो परचेज कर नहीं सकते ना, वैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गया, वो खतरनाक आदमी है, इलॉन मस्क उसके साथ और जुड़ा हुआ है। पॉइंट ऑफ व्यू कैसे, मान लिया अमेरिका में मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, क्या परचेज कर ली, तो कहीं ना कहीं किसको इम्पैक्ट करेगा, एसेट्स को। किसको इम्पैक्ट करेगा सर, एसेट्स को, ठीक है। क्या हो जाता है इसमें, या तो लायबिलिटीज पर इम्पैक्ट आएगा या एसेट्स पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ओके अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटी किसका, किसी एक, बोलो, रेजिडेंट में कितने वर्ड थे, चेतन कितने वर्ड थे रेजिडेंट में, 3। कौन कौन से नैन्सी, याद है, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना, रेजिडेंट का मतलब यहाँ पे इन 3 शब्दों को लेकर है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो चलिए सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख रहे मेरे साथ साथ। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट is that account which record all such transactions which create impact on either assets or liabilities of a resident, ठीक है। यानी कि वो सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर शामिल होएगी जो क्या करेगी, इम्पैक्ट डालेंगे। क्या करेंगी, या तो किस पर इम्पैक्ट, 2 बार लिख दिया बच्चों, इम्पैक्ट डालेंगे या तो एसेट्स पर या फिर लायबिलिटीज, ठीक है। अच्छा जी, इसके कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स अब 3 होते हैं बेसिक। पहले होते थे 2। एक था बोरोइंग। बोरोइंग किसको इंपैक्ट कर रहा है भाई? बोरोइंग किसको इंपैक्ट कर रहे हैं? लायबिलिटीज को। किसको इंपैक्ट कर रहे हैं? लायबिलिटीज। ले लो ट्रेनर से ले लो। प्रेजेंट, चेतन, रिया, नंदिनी, दीपा, भूमि, वंश, मिष्टी, नैन्सी, ध्रुव, अनमोल, नंदिनी, लक्षिता, कनिका, राधिका, जैसिका, भविष्य, जागृति, जय, हरमन, प्रियंका, आदित्य, मोहित, यश, श्रुति, तान्या, प्राची, सुमित, जयकिता, डिम्पी, यश, गीतांशी, प्रिया, माही, गौरव, लक्की, नंदिनी, मुस्कान, तुषार, अंशुल, भविष्य, आपकी फीस? अच्छा ठीक है। जय, जिसकी भी फीस पेंडिंग है ना, मेक श्योर टाइमली डिपॉजिट कराना, ठीक है। अब देखो जरा, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट की जब बात आती है, एक हो गया बोरोइंग जो किसको इंपैक्ट डालेगा, और एक हो गया इन्वेस्टमेंट जो किसको इंपैक्ट डालेगा, एसेट्स को। पहले यही 2 कंपोनेंट होते थे, ठीक है। अब आरबीआई हो गया और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मानना ये है कि जो हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स रखे हुए, क्या रखे हुए, वो भी हमारे देश का एक एसेट्स का हिस्सा है, प्रॉपर्टी है। तो अब इसको एक सेपरेट कॉलम में दिखाना शुरू कर दिया है। तो तीसरा एक कंपोनेंट क्या बनेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर मैं आपको इस नवंबर का डेटा दूं, नवंबर की स्टार्टिंग में जो डेटा रिलीज करा था आरबीआई ने, उसके अकॉर्डिंग भारत के पास रखे हुए $682 बिलियन। कितना रहेगा, $682 बिलियन। हमने एक चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक रिफॉर्म, सबने पढ़ा था, एलपीजी। उस वक्त हम लोगों ने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार मांगा था। और कितना पैसा उधार मांगा था, बोलो, कितना पैसा उधार लिया था,
$7 बिलियन। कितना लिया था? ये वहां पे 10 बार लाइन लिखवाई हुई है। 1 मार्क के क्वेश्चन में, पेपर में भी पूछा हुआ है कई बार। भूलो मत कि 1991 के अंदर जब इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म या इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे और फाइनेंस मिनिस्टर? 2 नाम। ये मनमोहन सिंह कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। लाल बहादुर शास्त्री वो 65 में मर गए, वो तो 35 साल बाद उनकी आत्मा आई है लोन लेने के लिए। तो ध्यान रखना 1991 में नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और भारत ने IMF से लोन लिया कितना? $7 बिलियन का। अच्छा, एक और क्वेश्चन ध्यान आ रहा है कि 1991 के अंदर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने अडॉप्ट करे, तो भारत ने ना बहुत बड़ी क्वांटिटी गोल्ड की, सोने की, अलग अलग कंट्रीज को गिरवी रखवाई। कितना सोना और कौन सी कंट्रीज को रखवाया था? कोई जना बताएगा? ये याद है? वीडियो दिखाई थी। कुछ नहीं याद होगा तुम्हारे को, नालायक हो तुम लोग। हाँ, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब कहाँ से याद आ रही है? अभी तो आप बोल रहे थे नहीं कुछ है। तो ध्यान रखना 62,000 kg सोना, 62,000 किलो सोना इंडिया ने रातों रात बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यहाँ पे गिरवी रखवाया था सर। उसके बदले उनसे क्या ली? फॉरेन करेंसी ली। क्या ली? फॉरेन करेंसी, जिससे कि अपनी इकोनॉमी को हम रिवाइव कर सके, रिकंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, बोरोइंग्स के अंदर हमारे को 2 कंपोनेंट पढ़ने हैं भाई। एक है ECB और एक है EAB। और इन्वेस्टमेंट के भी 2 हिस्से जो हमें पढ़ने हैं। एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक है FDI। ड्राफ्ट नोट कर दो, क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ, पता नहीं बार बार गलत हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FDI यहाँ पे रोको क्लास को। क्लास अगली क्लास में शुरू कराऊंगा। ECB, EAB, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, FDI और 2-4 बातें कैपिटल अकाउंट से जुड़ती हुई और बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। नोट कर लो सर। एक मिनट बच्चों, एक फोटो रह जाएगा, आप नोट कर लो।